ओके। हाय फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूमेटिक फीवर क्या होता है। रूमेटिक फीवर क्या होता है? तो सबसे पहले देखना है कि रूमेटिक फ़ीवर क्या होता है। और रूमेटिक फ़ीवर पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या होता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या होता है? तो ये सब का हमें रिलेशन जानना है। तो सबसे पहला चीज़ हमें ये जानना है कि रूमेटिक फ़ीवर क्या है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या है। तो समझिए कि हमारे पास एक पेशेंट है, एक बच्चू है या फिर एक इंडिविजुअल है जिसे फेरेंजाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस हुआ है। क्या हुआ है? थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। लेकिन ये हुआ है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में भी कौन सा? बीटा हेमोलाइटिक। बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। कौन सा वाला? ग्रुप ए। ग्रुप ए। तो एक इंडिविजुअल है जिसे फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हुआ है। किस इन्फेक्शन से? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए से। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होता है, अगर हमारे थ्रोट में किसी भी प्रकार का यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या करता है कि यहाँ पे मैक्रोफेजिस आते हैं, मैक्रोफेज आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो यहाँ से कुछ एंटीजन जो है वो इधर जाता है और यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो क्या करते हैं, जाके रिएक्ट करते हैं बैक्टीरिया पे और वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सिनेरियो हमें देखने मिलता है। लेकिन ये चीज़ हमें सिर्फ 97% केसेस में देखने मिलता है। कुछ 3% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पेशेंट काफ़ी लकी नहीं होता और उसमें कुछ दूसरा चीज़ हमें देखने मिलता है। तो उसमें हमें क्या देखने मिलता है? तो उसमें हमें देखने मिलता है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, जो ग्रुप ए का इन्फेक्शन होता है, इसका जो एंटीजन है या फिर इसका जो मॉलिक्यूल है वो सिमिलर होता है किसके मॉलिक्यूल से? तो बॉडी के सेल से। हाँ, जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसका मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम होता है किससे? तो हमारे बॉडी के टिश्यूज से। हम्म तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पे बैक्टीरिया है, उसका मॉलिक्यूल बॉडी के टिश्यूज से सिमिलर होता है। तो इसमें भी क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ जो डेवलप होता है, वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, वो किल तो करते हैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी के टिश्यूज़ को भी किल करना स्टार्ट करते हैं। बॉडी के टिश्यूज़ को भी किल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करते हैं? तो ये अफेक्ट करते हैं जॉइंट्स में, हार्ट में, स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये सब जगह पे वो अपना इफेक्ट देते हैं। तो जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, जो कि बीटा हेमोलाइटिक ग्रुप ए का है स्पेसिफिकली, उसमें 3% केसेस में हमें ऐसा देखने मिलता है कि इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो सिमिलर होता है बॉडी टिश्यूज से। और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को किल करने के साथ साथ बॉडी के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में भी डैमेज पहुंचा सकते हैं, जैसे कि जॉइंट, हार्ट, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये जो इफ़ेक्ट वो पहुंचाते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में, उसे हम कहते हैं रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर हम किसे कहते हैं? रूमेटिक
फीवर हम किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन के हिसाब से इट इज़ ए सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो कि अफेक्ट करता है कहाँ पे? जॉइंट्स में, हार्ट में, स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो रूमेटिक फीवर का डेफिनेशन है, इट इज़ ए सिस्टमिक, यानी कि बॉडी के काफ़ी सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद होता है, नॉर्मली 2 to 3 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। नॉन सुपरेटिव यानी कि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ तो है, लेकिन जहाँ पे इन्फ्लामेशन हमें देखने मिलता है वहाँ पे भी किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर पस हमें नहीं देखने मिलता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रूमेटिक फीवर इज़ ए सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज इन्वॉल्विंग जॉइंट, हार्ट, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब रूमेटिक फीवर जॉइंट्स को अफेक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं पॉलीअर्थराइटिस। जब वो हार्ट को इफ़ेक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं कार्डाइटिस। जब वो स्किन को इफ़ेक्ट करता है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं इर्थीमेटस मार्जिनेटम। क्या कहते हैं? इर्थीमा मार्जिनेटम। सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी इन्वॉल्व करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर इन्वॉल्व करता है तो उसमें हमें कोरिया देखने मिलता है, यानी कि इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स अपर और लोअर लिम्स का। तो इसमें क्या है, रूमेटिक फीवर में हमने डेफिनेशन देखा, इट इज ए सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज प्रिंसिपली अफेक्टिंग जॉइंट्स, हार्ट, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जॉइंट को इफेक्ट करता है तो पॉलीअर्थराइटिस बोलते हैं, हार्ट को इफेक्ट करता है तो कार्डाइटिस बोलते हैं, स्किन में इर्थीमा मार्जिनेटम बोलते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है तो कोरिया कहते हैं। अगर रूमेटिक फीवर है वो अगर हार्ट को अफेक्ट करता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़। उसे हम क्या कहते हैं? रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो अभी हमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बीच का लिंक पता चल गया है। दूसरा चीज़ हमें इसमें क्या देखना है, तो इसमें कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है, ग्रुप ए का। दूसरा इसमें कॉजेज़ आते हैं, सबसे पहला एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा आता है होस्ट ससेप्टिबिलिटी, और तीसरा आता है इम्यूनोलॉजिकल एविडेंस। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आता है? सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, दूसरा आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, और तीसरा आता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसको भी हिस्ट्री है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का उसे रूमेटिक फीवर होने के चांसेस है। जिसका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर अच्छा नहीं है, यानी कि स्लम्स वगैरह में रहते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है विथ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, तो उसमें भी रूमेटिक फीवर देखने मिलता है। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में ये सब चीज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा होस्ट ससेप्टिबिलिटी, यानी कि ये ऑकरेंस होता है आइडेंटिकल ट्विंस में। एक ट्विंस को अगर हुआ है तो दूसरे ट्विंस को चांस ज़्यादा होता है ये सब होने का। और तीसरा, अगर जीन में HLA क्लास 2 एली प्रेजेंट होगा
तो भी ये होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट है इम्यूनोलॉजिकल एविडेंस। तो जैसे कि पता है कि ये इन्फेक्शन है रूमेटिक फीवर का, वो 2 से 3 वीक के बाद होता है। तो किसी का अगर इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा नहीं होगा तो उसके अंदर भी ये चीज़ें हमें रूमेटिक फीवर डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये डेवलप कैसे होता है। तो सबसे पहला, अगर एक होस्ट है जिसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है विथ ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए से, तो इसमें क्या होता है, 3% केसेस में क्या होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी। जैसे कि मैंने बताया कि 3% केसेस में कैसा होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होते हैं जो कि बैक्टीरिया को तो किल करते ही है, लेकिन उसका जो एंटीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो सिमिलर होता है बॉडी के सेल से, तो वो बॉडी को सेल्स को भी किल करते हैं। तो ड्यू टू क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन द एपिटोप्स, जो एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया पे और होस्ट सेल पे, दोनों को वो डैमेज करता है। तो वो क्यों कैसे डैमेज करता है, तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री के हिसाब से और क्रॉस रिएक्टिविटी। तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री के हिसाब से या फिर क्रॉस रिएक्टिविटी के हिसाब से वो क्या करता है, तो अपने ही सेल्स को किल करना स्टार्ट करता है।